हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नैतिक शिक्षक केंद्र पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सोशल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडार। और पहला प्रश्न आपका आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो। अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजिनी ने की थी। इसका नाम, मेजिनी का नाम मैक्सिनी लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण ऐसी 1871 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ऑप्शन मेरा यहां पे नहीं है। अगला प्रश्न आपका आता है, शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? प्रसा की पहल पर की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न आपका आता है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला प्रश्न आपका आता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश सरकार ने कैसर ये हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न आपका आता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अगला प्रश्न आपका आता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न आपका आता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका आता है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो जो ऑप्शन है इसमें से हमें राजस्थान में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका आता है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इसमें से आपका ऑप्शन दिया है, कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, और घ ऑप्शन दिया है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसमें से सबसे आपका जो आंसर होगा ये होगा सी नंबर। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जैव के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसमें से संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, वनस्पति लुप्त जातियां, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट के क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? तो इसका ऑप्शन जो दिया है तो इस प्रकार से है, चंद्रगुप्त, इल्तुतमिश, अशोक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर होना चाहिए था खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसमें से आप सारा ऑप्शन को पढ़ लेंगे। तो ये जो इसके पक्ष में दिया गया ऑप्शन तर्क नहीं है, वो आपका आता है ग नंबर। ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये इसके पक्ष में नहीं है, बाकी सभी इसके पक्ष में आते हैं। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000, 3000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? देखते हैं यहाँ पे औसत दिया है 5000। हम इस 5000 को गुना करेंगे 4 से, 5 चौक 20,000,
टोटल आय जो आ जाता है सो 20,000 है, जिसमें से 4,000, 7,000 और 3,000 इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाता है 14,000, यानी 20,000 में 14,000 चला जाता है तो बचता है 6,000। तो चौथे परिवार की जो आय होगी सो 6,000 होगी। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ऑप्शन स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपका आता है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन देखेंगे तो शिशु मृत्यु दर, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, वनोत्पादक का संग्रह किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये जो वनोत्पाद का जो क्षेत्रक है ये हमारा प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। अगला प्रश्न आपका है, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, खाली स्थान कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है? तो ऐसे क्षेत्रों को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, जो हमारा ऑप्शन पहला में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आता है, ध्यान से सुनेंगे। रमेश, सुरेश और नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यानी कि इसमें से कौन सा किसका जो कार्य जो सेवा देने का काम करता है? देखो, शिक्षक का कार्य सेवा देना का होता है और ड्राइवर जो होता है ये भी सेवा देता है। इसका मतलब शिक्षक है नरेश और ड्राइवर है राकेश। तो नरेश और राकेश का काम सेवा देने का काम होता है, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला प्रश्न आपका आता है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है? तो कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती है? 100 दिनों की। अगला प्रश्न आपका आता है, इस प्रश्न को भी हम ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न थोड़ा सा लंबा हो सकता है। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस क्षेत्र में, किस श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए, करण के आ जाने से फसल के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, इसका मतलब ये जो रोजगारी कहलाएगी ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी। अगला प्रश्न आपका आता है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका प्रश्न होगा, ऑप्शन पहले सुनते हैं, बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? असत्य है यानी कि गलत कथन छाटना है। तो इसमें से आप सारा ऑप्शन को पढ़ेंगे ध्यान से। इसका जो आंसर आता है ख नंबर होगा। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो इसमें से बेल्जियम के भाषाई समूह कौन नहीं होगा? स्पेनिश नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में जो राजभाषा घोषित किया गया था ये सिंहली को किया गया था। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो आप लोग को सबको पता होगा कि श्रीलंका है 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। प्रश्न 35, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? आप ऑप्शन सारा पढ़ेंगे, इसमें से गलत ढूंढना है संघवाद के प्रति। तो इसमें ऑप्शन आपका ग मिलेगा, जिसे हम पढ़ते हैं, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। यही बात को गलत कहा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं होना चाहिए था, लेकिन लिख दिया है नहीं होते, इसलिए आपका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अरबी भाषा को हमारे संविधान के अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं किया गया है।
अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार, राज्य सूची, ये तो ठीक है। अगला, केंद्र सरकार, संघीय सूची, ये भी ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, ये भी ठीक है। तो गलत आपका यही होगा और आपका आंसर भी यही होगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? आप ऑप्शन पढ़ेंगे, इसका आंसर आपका आता है ग नंबर। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। ग, कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। यही बात को गलत कहा गया है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित है और यहाँ पे 1/4 कहा था, यही गलत था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इस सारा को देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा घ नंबर। हम इसी को ढूंढते हैं। दबाव समूह बोलता है सीधे राजनीति में भाग लेते हैं, जो बिल्कुल गलत कहा है। दबाव समूह कभी भी सीधे राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, ये ओनली सरकार पर दबाव बनाते हैं अपने बात को मनवाने के लिए। अगला प्रश्न आपका आ जाता है जो यही है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सबको देखेंगे तो इसका ख नंबर आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ख नंबर ये है कि खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह कहलाता है। गलत, ये दबाव समूह इसे नहीं कहा जाता है।